नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं, तो आज भी जब तारीख है 20 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स आपके लिए हाजिर है। इस वीडियो में आपको डिटेल मिलेगा, वन लाइनर होगा और फिर क्विज होगा, जिससे आपको पूरा का पूरा जो करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके दिमाग में किसी ना किसी कोने में जरूर बस जाएंगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जैसा भी आपका मन करे थोड़ा बहुत रिस्पांस जरूर दीजिएगा। कमेंट में रिस्पांस दे दीजिएगा, लाइक करने का मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने का मन करे तो शेयर कर दीजिएगा, जैसा आपका मन करे वैसा कर दीजिएगा। तो फिलहाल आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है उसमें पहली न्यूज के बारे में बात करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी किया गया है। इसमें भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि यह स्थान 138 था और भारत इसमें 2 स्थान पीछे लुढ़क गया है। यह जो सूचकांक है ये दर्शाता है कि हमारे देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि कुछ संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि कश्मीर है, इन सब जगह पर भारत में जो भी है यहां पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेस के ऊपर स्वतंत्रता में बंदिशें लगाई गई हैं। अगर वो हिंदुत्व के मामले में कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक फ्रांस की संस्था है। रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स का मतलब होता है RSF, यानी कि रिपोर्टर सैन्स फ्रंटियर्स। रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स का मतलब फ्रेंच में होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी कि किसी भी रिपोर्टर के ऊपर कोई भी बंदिशें ना लगी हो। चलिए न्यूज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर था और साल 2018 में वह 138वें स्थान पर था। अब 2 अंक गिरकर वह 140वें स्थान पर पहुंच गया। इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत में हिंदुत्व वाले विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घृणित अभियानों पर भी चिंता व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में प्रशासन संवेदनशील मानता है, जिन क्षेत्रों को, वहां रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसे कश्मीर में विदेशी पत्रकारों को आने जाने की इजाजत नहीं है और वहां पर अक्सर इंटरनेट काट दिया जाता है अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत को रैंकिंग कितनी मिली है? 140। हर बार की तरह नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद स्वीडन का नंबर आता है, फिर उसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है। तो शुरू के जो 3 स्थान है वो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। ठीक, अगली जानकारी की तरफ चलेंगे। अगली जानकारी है भारतीय नौसेना वियतनाम पीपुल्स नौसेना, भारतीय नौसेना और वियतनाम की पीपुल्स नौसेना दोनों के बीच में संयुक्त अभ्यास अभी का दूसरा संस्करण यानी कि उसका जो सेकंड वर्जन है वो अभी हाल ही में संपन्न हो गया। न्यूज के बारे में बात करते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में कैम रण खाड़ी जो कि वियतनाम में है, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण शुरू किया। यह अभ्यास दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पूर्वी बेड़े के जहाजों की विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में किया गया था। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने पारंपरिक रूप से अच्छे संबंधों को साझा किया है। वार्षिक आधार पर द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित करने से दोनों देशों को मौजूदा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री के वियतनाम यात्रा के बाद 16 सितंबर से व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ गया है। नौसेना से नौसेना सहयोग में पनडुब्बी, विमानन और डॉकयार्ड प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। तो ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है ये अभी हाल ही में वियतनाम में संपन्न किया गया। वियतनाम में कहां? कैम रण खाड़ी में। वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वहां जो मुद्रा चलती है वो चलती है डोंग, DONG, डोंग। वियतनाम दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां के लोग कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हैं। वियतनाम और भारत की बात करें तो वियतनाम और भारत के संबंध इतने ज्यादा मजबूत हैं कि अगर आपने भारत पर हमला किया तो वियतनाम पर हमला कर दिया। और वियतनाम से जो भारत के संबंध है वो दूसरी शताब्दी से चले आ रहे हैं। वियतनाम का नाम याद आते ही वियतनाम से जुड़ा हुआ वियतनाम वॉर याद आता है, जो 1955 से लेकर 1975 के बीच में अमेरिका और वियतनाम के बीच लड़ा गया था।
इसमें वियतनाम ने अमेरिका के 58,500 सैनिकों को मार दिया था, जबकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजों से लड़ रहा था, जबकि वियतनाम के जो लोग थे वो अपने पूर्वजों द्वारा सिखाए गए गुरिल्ला युद्ध से लड़ रहे थे। वियतनाम दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है काजू का, यानी कि सबसे ज्यादा काजू अगर कहीं होता है पूरे विश्व का लगभग 30% काजू अकेले वियतनाम से आता है। अगर हम कॉफी की बात करें तो वियतनाम कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि ब्राजील पहले नंबर पर आता है। तो ये थी वियतनाम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, और उसके बाद हम अब चलेंगे अगली न्यूज की ओर, और है ये अगली न्यूज है जुड़ी हुई है हमारे सौर मंडल से। जैसा कि आपने शनि का नाम तो सुना ही होगा। शनि हमारे सौर मंडल का सूर्य से 6वां ग्रह है, आकार में पृथ्वी से काफी बड़ा है, लेकिन यहां का जो गुरुत्वीय बल है, जो घनत्व है, वो पृथ्वी का केवल 1/8 ही है। शनि के अब तक 31 चंद्रमा ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है, जिसे हमें सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जोवियन चंद्रमा है, और शनि के चंद्रमा पर अब मिली है मीथेन की छोटी और गहरी गहरी झीलें, यानी कि मीथेन और इथेन की वहां पे झीलें मिली हुई है। कैसिनी उपग्रह, कैसिनी एक यान था जो अमेरिका ने सन 2004 में शनि की कक्षा पे भेजा था, ताकि वो शनि के बारे में पता लगा सके। कैसिनी हॉन्सन करके दो चरणों का यान है। कैसिनी जो है वो अमेरिका ने बनाया था, जबकि हॉन्सन को बनाया था आपका यूरोप एजेंसी ने। फिलहाल जानकारी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है, कौन से चंद्रमा पर और कैसी झीलें मिली हैं। चलिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी छोटी झीलें मिली हैं। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान से जुटाए गए डेटा की मदद से वैज्ञानिकों को यह जानकारी मिली है। मैंने बताया ना कैसिनी भेजा गया था वहां पे। टाइटन हमारे सौर मंडल में धरती के अलावा दूसरा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल मिलने की पुष्टि हुई है। टाइटन पर भी पृथ्वी की तरह ही हाइड्रोलॉजिक चक्र चलता है। अध्ययन में पाया गया है कि झील में मीथेन और इथेन लगभग बराबर मात्रा में है। मीथेन की तुलना में इथेन थोड़ा सा भारी होता है। मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, जबकि इथेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H6। तो ये जो है ये तरल फॉर्म में वहां पर पाया गया है। तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा ग्रह है या कौन सा ऐसा उल्का पिंड है या कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है जहां पर तरल पाया गया है, तो वो आपको उसका आंसर याद रखना, वो है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। शनि के अब तक 31 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, यानी कि जो उसके ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शनि का बात करें तो शनि आपका गैसियस है। इसके चारों ओर जो वलय आप देख रहे हैं वो भी गैस का बना हुआ है और हीलियम का बना हुआ है। अगली जानकारी की तरफ चलेंगे। ये जानकारी है दोस्तों, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल खुला। इंडोर वाटरफॉल का मतलब ये हुआ कि छत के अंदर एक वाटरफॉल यानी कि झरना बनाया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल 17 अप्रैल 2019 से आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। एयरपोर्ट के एक हिस्से में पिछले करीब 4 साल से नवीकरण हो रहा था, यानी कि वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसको नया रूप देने के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चांगी एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह छत के नीचे बने झरनों में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 फुट है। एयरपोर्ट की छत पर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, और यह वाटरफॉल गुंबद के आकार वाले कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसमें 4 मंजिला गार्डन, 280 से अधिक रिटेल और फूड आउटलेट्स हैं। इसमें एक वनस्पति उद्यान भी है जिसमें 120 प्रजातियों के पौधे हैं। एयरपोर्ट पर 4 मंजिला गार्डन भी बनाया गया है। एयरपोर्ट में कई तरह के पौधे भी लगाए गए हैं। तो अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट में विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाया गया? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में। माली के प्रधानमंत्री सोमेलिया बाऊमाइगा ने अभी इस्तीफा दिया। माली दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका का आप कह सकते हैं एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है जहां पर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे यानी कि सोमेलिया बाऊमाइगा ने ऐसा किया कि वहां पर पुलिस को एक आदेश दिया कि जाइए आपको लोगों पर लाठीचार्ज या इस तरह का कुछ बर्बरता कर दीजिए। तो उसमें 160 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और अंत में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरी न्यूज पढ़ते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश हिंसा के नियंत्रण में अपनी विफलता पर अविश्वास प्रस्ताव के बाद, यानी कि हिंसा का नियंत्रण नहीं कर पाए और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आ गया। इस अविश्वास प्रस्ताव की वजह से बाऊमाइगा को अभी हाल ही में अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति इब्राहिम बोबाकर केटा, यानी कि माली के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इब्राहिम बोबाकर केटा के कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार के सदस्यों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।
माली की बात करें तो माली की राजधानी है बमाको, बम से आप याद रखिएगा बमाको। और यहां पर जो बुर्किना फासो नाम की एक सीमा है, उसके पास में एक गांव में ये 160 लोगों को मार दिया गया था, जिसकी वजह से यहां पर इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो माली की जो राजधानी है वो याद रखिएगा बमाको। अभी पिछले एक एग्जाम में पूछा गया था, जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि माली की राजधानी क्या है। माली की राजधानी है बमाको। कल मैंने आपको इथोपिया की राजधानी बताई थी, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कमेंट में लिखिएगा। अगली जानकारी, श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। श्रीलंका में रावण को पूजा जाता है, इसलिए उन्होंने उस उपग्रह का नाम रखा है रावण 1। ये एक कैमरा सैटेलाइट होगा, कैमरा टाइप का उपग्रह होगा। कैमरा इसमें मतलब मेन जो इसका काम है वो श्रीलंका, उसके पड़ोसी देशों की तस्वीरें खींचना इसका काम रहेगा। देखते हैं न्यूज के बारे में क्या लिखा हुआ है। श्रीलंका के पहले उपग्रह रावण 1 को वर्जीनिया के पूर्वी तट पर नासा की उड़ान सुविधा से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। रावण 1 का वजन लगभग 1.05 किलोग्राम तथा उपग्रह जीवन काल लगभग 1.5 वर्ष है। उपग्रह को जापान के क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 श्रीलंकाई अनुसंधान इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसका कैमरा मिशन श्रीलंका और उसके पड़ोसी देशों की तस्वीरों को कैप्चर करना है। तो अभी हाल ही में रावण 1 नाम का जो सैटेलाइट है वो किस ग्रह से लॉन्च किया, किस देश ने लॉन्च किया है, तो वो श्रीलंका ने। अगली जानकारी है हमारे लिए थोड़ा सा सम्मान की बात है कि भारत की पहली भारतीय महिला गगनदीप कांग पहली भारतीय महिला FRS बनी है रॉयल सोसाइटी में। रॉयल सोसाइटी का जन्म 1660 ईस्वी में हुआ था। तब से यह संस्था लगातार चिकित्सा, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के क्षेत्र में काम करती चली आ रही है। तो यहां पर जो फेलोशिप दी जाती है वो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान किया होता है। और गगनदीप कांग ये भारत की पहली भारतीय महिला है जो ब्रिटेन की फेलोशिप, रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के रूप में, यानी फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी में पहली भारतीय वैज्ञानिक के रूप में सेलेक्ट हुई है। 56 वर्षीय फरीदाबाद में ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशक गगनदीप कांग को अभी हाल ही में भारत की पहली भारतीय महिला बनी है FRS के रूप में, जो चुनी गई है साइंटिस्ट के रूप में, यानी कि फेलोशिप फॉर रॉयल सोसाइटी। 56 वर्षीय फरीदाबाद में रहने वाली शामिल की गई एक अन्य उल्लेखनीय FRS में फील्ड मेडल विजेता गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश और मंजुल भार्गव भी शामिल हैं। तो अन्य 2 लोगों को भी चुना गया है और ये जो अन्य लोग चुने गए हैं वो फील्ड मेडल विजेता गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश और मंजुल भार्गव भी शामिल हैं। गगनदीप कांग के 1987 में MBBS पूरा किया था और 1991 में कृत्रिम चिकित्सा की महाविद्यालय से उन्होंने MD की डिग्री ली। रॉयल सोसाइटी हर वर्ष क्या करते हैं कि गणित, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करते हैं उनको फेलोशिप प्रदान करते हैं ताकि वो और ज्यादा आगे जा सके। गगनदीप कांग को दस्त के टीके निकालने के लिए या रोटा वायरस से लड़ने वाले टीके डेवलप करने के लिए, उनके ऊपर अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है। रोटा वायरस एक वायरस होता है जिसकी वजह से बच्चों को दस्त आ जाते हैं और उसके ऊपर अनुसंधान, यानी कि उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसके लिए गगनदीप कांग ने काफी काम किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि है। अगली जानकारी है नेपाल लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम USA। नेपाल ने अपना सफलतापूर्वक पहला उपग्रह लॉन्च किया है और वो भी USA से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। बात करते हैं, नेपाल ने सफलतापूर्वक अपना पहला उपग्रह नेपाली सैट-1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। नेपाली वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उपग्रह को संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्जीनिया से प्रक्षेपित किया गया था। यह एक निम्न कक्षा का उपग्रह है, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट का उपग्रह है, जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 2 नेपाली वैज्ञानिक आभा मास्की और हरिराम श्रेष्ठ, जो वर्तमान में जापानी क्यूशू प्रौद्योगिकी संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं, ने अपने संस्थान के बर्ड परियोजना के तहत इस उपग्रह को विकसित किया था। तो बस आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में नेपाल ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेपाली सैट-1। ये भी क्यूशू विश्वविद्यालय से हैं और वो श्रीलंका वाले थे, वो भी क्यूशू विश्वविद्यालय से थे। अगली जानकारी है ET मनी। टाइम्स ग्रुप ने एक UPI यानी यूजर पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है ET मनी। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ET मनी बिकम्स इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस ऐप टू इंटीग्रेट विद UPI। वित्तीय सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा ऐप ET मनी एक भुगतान पद्धति के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI के साथ एकीकृत हो गया है। इसके कारण 2019 के अंत तक इसके मासिक उपयोगकर्ताओं का आधार को दोगुना करना, मतलब जितने लोग इसको यूज कर रहे हैं उससे डबल लोग इसको यूज कर सके। या एकीकृत लाखों ET मनी उपयोगकर्ताओं के लिए म्यूचुअल फंड भुगतान करने को सरल करेगा। और ET मनी को स्वामित्व टाइम्स इंटरनेट के पास है, जो टाइम्स ग्रुप का एक हिस्सा है। तो
तो देखिए ईटी मनी क्या था, अभी तक ये ट्रांजैक्शन वगैरह में काम कर रहा था, लेकिन अब ये यूपीआई में आ जाएगा। यूपीआई का मतलब ये होगा कि अब लोग इससे अपना पर्सनल अकाउंट से भी पैसा वगैरह ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि ईटी मनी बिकम्स इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप, यानी आप किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहते हैं उसके लिए आप ईटी मनी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पर आपके लिए अवेलेबल है और वहां से डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, कहीं आपको म्यूचुअल फंड करना है, जैसे होता था कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता था तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती थी, लेकिन अब क्या होगा, इस अकाउंट के जरिए आप उस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ईटी मनी एक ऐसा ऐप है जो हर तरह की सुविधा यानी किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज को देता है। जैसे आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है या फोन पे ऐप है, उससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपके पास भी प्रॉपर एक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अब ये जो आ गया है ईटी मनी, इससे आप किसी भी जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी भी जगह पैसा वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ये एकीकृत एक फाइनेंशियल ऐप है। अब बात है G20 शिखर सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वो करेगा सऊदी अरब 2020 में। बात करते हैं, सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह अपनी राजधानी रियाद में नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अरब का पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। पिछले साल G20 की बैठक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी, जहां सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने विश्व के नेताओं के साथ शीर्ष कई बैठकें की थी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी शामिल थी। G20 26 अक्टूबर 1999 को एक 19 देशों का बनाया हुआ वित्त मंत्रियों द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, जो कि उसमें 19 देश हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन शामिल था। तो अब आपके लिए ये हो गए डिटेल करेंट अफेयर। अब बारी है हमारी एक एक करके वन लाइनर करने की। चलिए फटाक से हम लोग वन लाइनर की तरफ जाते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हाल ही में भारत 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले वो कहां था? 138वें स्थान पर था। हाल ही में भारतीय सेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो वो दूसरा संस्करण है, इससे पहले भी संस्करण हो चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर किस गैस 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी झील है? किस गैस की नहीं, किस द्रव की? तो ये मीथेन है। इसका सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल अभी हाल ही में कहां पर जनता के लिए खोल दिया गया है? तो वो चांगी एयरपोर्ट में है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोमिले बाबुमाइगा ने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वो माली के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हिंसा को दबा नहीं पाए, इसकी वजह से इसमें असफलता महसूस की और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। हाल ही में श्रीलंका के कौन से पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो रावण 1 है उसका नाम। हाल ही में कौन ब्रिटेन की फेलोशिप के 358 वर्ष के इतिहास में रॉयल सोसाइटी की फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? उनका नाम है प्रोफेसर गगनदीप कांड। हाल ही में नेपाल ने अपना पहला कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो उसका नाम है नेपाली सैट 1। हाल ही में किस भुगतान पद्धति के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के साथ एकीकृत हो गया? तो वो है ईटी मनी। ये टाइम्स ग्रुप का है और उसकी वजह से ये अभी यूपीआई में इंटरफेस हो गया। नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नवंबर G20 में शिखर 2020 में ये जो मेजबानी करेगा वो सऊदी अरब ने ये घोषणा की है कि वो इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 146 में, 40 में, 45 में, 43 में। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका 140 में। हाल ही में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो ये दोस्तों ये दूसरा संस्करण था, यानी कि 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर किस द्रव को कर लीजिएगा क्योंकि लिक्विड है, 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी छोटी झीलें पाई गई हैं, तो वो है आपका मीथेन। नंबर 1 ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल कहां पर जनता के लिए खोल दिया गया है? तो दोस्तों वो है चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का है और सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को अभी विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया था। तो चांगी एयरपोर्ट को अभी वहां पर एक इंडोर वाटरफॉल बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है, यानी कि छत के अंदर बना हुआ वाटरफॉल है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोमिले बाबुमाइगा ने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो माली के प्रधानमंत्री सोमिले बाबुमाइगा ने अभी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये माली के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में श्रीलंका ने कौन से पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो उनका नाम है रावण 1। रावण 1 को उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और ये एक छोटा सा उपग्रह है जो श्रीलंका और उसके पड़ोसी देशों की तस्वीरें खींचेगा। हाल ही में कौन ब्रिटिश की फेलोशिप के 358 वर्ष के इतिहास में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं? तो दोस्तों उनका नाम है प्रोफेसर गगनदीप कांग।
गगनदीप कांग जो है वो रोटा वायरस के क्षेत्र से अनुसंधान से जुड़ी हुई मानी जाती हैं और वेल्लोर इंस्टीट्यूट में ये निदेशक रही हैं और वहीं से इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली थी, फिर उसके बाद एमडी की डिग्री ली थी। तो आगे की जानकारी, हाल ही में नेपाल ने अपना पहला कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, तो उसका नाम है नेपाली सैट-1। हाल ही में किस ऐप को एक भुगतान पद्धति के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ एकीकृत हो गया है, तो पेटीएम, एयरटेल मनी, ईटी मनी नहीं, जी हाँ, टाइम्स मनी का ईटी मनी अभी हाल ही में यूपीआई के साथ इंटरफेस हो गया है। नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऐसा किसने घोषणा की है, तो नवंबर 2020 में सऊदी अरब जो है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और दोस्तों ये थे आज के ये करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।